हेलो हेलो हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला, जहां पर आज हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। एंड इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? तो आपने लेक्चर नंबर 1 तो देखा ही था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले डिटरमिनेंट्स को एक्सपैंड करना सिखाया था, और फिर एक्सपेंशन के बाद मैंने उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, ताकि आप लोग उन प्रॉपर्टीज को याद कर सकें। याद करने के बाद उनको समझने के लिए आज मैं लेकर आया हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, और फिर उसके बाद एक बार हम लोग क्विक रिवीजन लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस पार्ट को काफी सवाल बनते हैं, तो क्लास में कुछ सवाल मैं आप लोगों के साथ करूंगा, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस शीट तो है ही ना मेरे दोस्त, है ना? तो प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी आप करें, साथ ही मेरे साथ लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा वो भी करें। तो दोनों मिलकर बहुत बढ़िया एक स्वादिष्ट पकवान तैयार होगा, जो आपके बहुत काम आएगा, है ना? तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग बातें बातें सब करते हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अपना कॉन्सेप्ट। भाई मेरा एक मानना यह है कि मैथमेटिक्स को जीतना है तो पहले उसमें छिपे हुए तथ्यों को, यानी उसमें छिपे हुए फैक्ट्स को आप लोग ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, और एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए तब क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस। तो आज क्या है सर मेन्यू में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज मेन्यू में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को फिर से एक बार रिवीजन लेंगे, एक क्विक रिवीजन, सो दैट हम लोगों को वापस से याद आ जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। फिर उसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज का जो एप्लीकेशन होगा वो मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताऊंगा। चलेगा? एकदम दौड़ेगा सर, है ना? दौड़ेगा, चलिए दौड़ेगा। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हमारे ईच एलिमेंट का मतलब होता है सभी, है ना? सभी एलिमेंट किसी रो या किसी कॉलम में क्या हो सर, जीरो हो। किसी भी डिटरमिनेंट के ईच एलिमेंट की बात करें, किसी रो या किसी कॉलम के, वो सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो क्या सर हमें क्वेश्चन में जीरो दिए हुए होंगे? ना 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 ना, आपको जीरो नहीं दिए होंगे, आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाएंगी जिसकी मदद से आप जीरो वहां पर ला सकते हैं, और एक बार अगर जीरो आ जाता है तो आप बड़े ही आराम से उस डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन आंसर कर देंगे कि जीरो होता है। चंगा, एकदम एकदम चंगा, है ना? तो भाई फिर उसके बाद क्या आता है सर, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स जो हैं किसी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल पाए गए। आइडेंटिकल जैसा कि मैंने बताया था, कौन से? भाई जुड़वा मूवी के सलमान खान, है ना? तो दो रोज या कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल जुड़वा पाए गए, तब हम क्या करेंगे? तब भी हम ये बोलेंगे कि सर हमारा जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो जीरो पाया जाएगा। अच्छा जी। देन उसके बाद क्या बोला है कि इफ एनी टू रोज, फिर से सर दो रोज, फिर से दो रोज या कॉलम्स को क्या किया जाए सर, प्रपोर्शनल पाए गए। इस बार क्या हो गया बेटा, इस बार ना एक सलमान खान थोड़ा छोटा रह गया, एक सलमान खान बड़ा हो गया। यानी एक रो या कॉलम की बात करें तो वो प्रपोर्शनल हैं, वो देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन एक को किसी अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे को किसी अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। इन दैट केस अगर वो रोज या कॉलम्स प्रोपोर्शनल पाए गए तो हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर से क्या बोलेंगे कि सर जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। ये सभी प्रॉपर्टीज जीरो वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये कहता है कि अगर सर किसी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट को क्या किया जाए, उसे मल्टीप्लाई किया जाए विद सम कांस्टेंट के, यानी किसी भी कांस्टेंट से, टू से, थ्री से, माइनस वन से,
किसी भी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इन रिजल्ट क्या बोलना है, इन रिजल्ट हमें यह बोलना है कि सर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ना वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा सर, k टाइम्स हो जाएगा, उसमें भी मल्टीप्लाई k आपको आंसर करना है। अब इसी से एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी निकल कर आती है जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। पहले इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग ना एनालाइज करेंगे दोस्त, बिकॉज एनालाइजेशन इज द की टू सक्सेस। एनालाइजेशन ही सबसे बड़ा तरीका होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसको कैसे आप दूर करेंगे। जस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम। भाई मेरा मानना तो ये है, ठीक है। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों अब इस बात को समझो। हम ये कह रहे हैं कि सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 7 8 और 10 ले लेते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि सर ये मेरा डिटरमिनेंट ए जो होगा वो कितना देगा दोस्त, -3 देगा। कितना देगा, -3 देगा। डिटरमिनेंट ए विल बी इक्वल टू -3। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मुझे मालूम है तो मैं लिख देता हूं अभी के लिए, ठीक है। ओके, अब आप क्या कहना चाहते हैं सर वो बताइए। मैं कहता हूं कि आप एक काम करें कि आप एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स ऐसा बनाएं जिसके अंदर आपके रो 2 और रो 3 जो हैं वो सर एज इट इज हैं, रो 2 और रो 3 एज इट इज हैं। आप क्या कर रहे हो दोस्त, आप इस वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सर हम लोग रो ही क्यों कर रहे हैं, कॉलम कर सकते थे, हाँ कॉलम भी कर सकते थे, लेकिन किसी एक को तो पहले चुनना पड़ेगा ना बेटा। बैटिंग कोई भी करे लेकिन किसी को तो टॉस जीतना पड़ेगा ना, पहले टॉस जीतना जरूरी है। तो टॉस अगर उछाला है तो हेड एंड टेल में से कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले रो को ले लिया कि सर रो से समझते हैं, इसका मतलब ये कॉलम में भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा, है ना। तो हमने क्या किया सर, ये जो रो है इस रो को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। अब जो आपके पास एक नया डिटरमिनेंट बनेगा बेटा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। तो अब या तो आपसे सॉल्व करेंगे या तो आप ये कहेंगे कि सर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अभी अभी आपने बताया उसको अप्लाई करते हैं। उसमें क्या था सर, उसमें ये था कि अगर मैंने किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ना वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी सर पहले अगर -3 आ रहा था तो अब ये -3 इंटू में 2 हो जाएगा दोस्त और -6 आ जाएगा। अच्छा ये गेम चल रहा है सर, है ना, ये गेम चल रहा है। अब इसे थोड़ा और आगे समझो कि सर अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने रो 1 में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, मैंने रो 2 में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं रो 1 और रो 2 दोनों में एक एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और वो भी अभी के लिए सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो। प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो, उसका शब्द जब तक वो आपको मना नहीं कर रहा है तब तक आप कर सकते हो। यानी मैं अभी के लिए सिंपलिसिटी लेवल के लिए, क्योंकि मुझे आपको एक और प्रॉपर्टी इससे एक रिजल्ट बतानी है, तो उस रिजल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग अभी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सर रो 2 और रो 3 को मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास रो 2 और रो 3 को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2, 4, 6। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, और ये 7, 8 और 10 एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ रो 2 और रो 1 को मल्टीप्लाई किया है। तो अब मेरे पास एक सी मैट्रिक्स बन जाएगा ना। सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो अब आप बोलोगे कि सर जो भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट था पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले, अब अगर आपने क्या किया सर, आपने रो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो सर 2 बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर -12 आ जाएगा। जी सर, यही कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लेकर आते हैं, यही कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेटा नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, और इसके पीछे ना आगे पीछे कहीं ना कहीं स्टार लगा देना, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि सर अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, बिल्कुल कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है, जिसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। यह बात मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया, फिर से बताया, आगे भी बताऊंगा। तो अभी हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया किसी भी ऑर्डर का,
तो हमने उसे किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम लोग उसका डिटरमिनेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फिर हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं। तो देयर इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि सर यहां पर हमारे पास k की पावर n हो जाएगा डिटरमिनेंट a, वेयर n इज द ऑर्डर। क्या होता है दोस्त? n क्या होता है सर? n होता है ऑर्डर। तो इसको बच्चा लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लेने का क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आते हैं, बहुत सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आते हैं तो करेंगे सर, करेंगे ना? जल्दी बताओ करेंगे? ठीक है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के यूं हाथ ऊपर करके कसम खाएंगे कि करेंगे करेंगे करेंगे। भाई इतने प्यारे बच्चे हैं, बात नहीं मानेंगे तो और क्या करेंगे? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि सर अगर किसी भी ऑर्डर, यानी सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं एक सवाल को समझिएगा, एक सवाल को समझिएगा कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मुझे बताइए ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये है कि सर डिटरमिनेंट ए बराबर हमारे पास -3 है और ऑर्डर जो है वो सर 2 है। क्या है सर? ऑर्डर जो है वो 2 है। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ 2a बता दीजिए। तो हमने कहा सर डिटरमिनेंट ऑफ 2a अगर निकालना है तो आपने जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया उसकी पावर सर ऑर्डर चढ़ा दो, इनटू डिटरमिनेंट a कर दो, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में -3 दैट इज -12 हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल, एक और बस ज्यादा नहीं, एक और एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल के अंदर इट इज सेइंग दैट कि सपोज अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये कहता है कि सर गिवन क्या दिया आपने? गिवन ये दिया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चा मैं आप लोगों को दे देता हूं 2, जहां पर मैं ऑर्डर आप लोगों को दे देता हूं कितना बेटा? 3। ऑर्डर क्या दे देता हूं? ऑर्डर दे देता हूं 3। अब इस कंडीशन के अंदर आप कहेंगे कि सर 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू होगी वो जाएगा 4 की पावर ऑर्डर यानी 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। सर 4 की पावर 3 तो 64 होता है, इनटू में बेटा हमारे पास 2 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 128। कितना होगा दोस्त? 128। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत जरूरी सर, बहुत ज्यादा जरूरी। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं और आपको शायद ये अप्रोच भी याद रखना पड़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग रोज या फिर कॉलम्स, यानी करस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, यानी इसे मैट्रिक्स की भाषा में बोला जाता है ट्रांसपोज कर दें, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते कैसे सर? इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। ये इसको सबसे छोटा तरीका है इस प्रॉपर्टी को याद रखने का, अगर आप स्टेटमेंट वाइज याद नहीं रखना चाहते हैं तो, है ना? तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इफ द करस्पॉन्डिंग रोज एंड द कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कैसा? रिमेन्स अनचेंज्ड। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। चलिए ओके, यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब आगे की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं सर। आगे की प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहती है? कुछ तो कहती है। ठीक है, सुन 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 बाबा, प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि सर अगर है ना, हमने किसी रो के सभी एलिमेंट्स को, किसी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मत करना, रुक जाओ, ठहरो जरा, रुको जरा। अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अभी मन नहीं भरा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जाके उसमें किसी और रो या कॉलम में उसे जाके ऐड कर दें या माइनस कर दें, तो क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलेगी नहीं, रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आपने क्या किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर दिया, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलेगी नहीं। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ये हमारे काम की चीज होगी, ये जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लेकिन अभी से याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स।
टू और मोर डिटरमिनेंट्स, ये मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था। एक बार और सीख लेते हैं, एक बार और सीख लेते हैं। सर ये जरूरी है इसीलिए बार बार बता रहे हैं क्या? हाँ जी बेटा। सपोज कीजिए यहाँ पर x प्लस ए लिखा है, यहाँ y प्लस बी लिखा है, यहाँ z प्लस सी लिखा है, यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर 4 5 6 लिखा है। इस तरीके का एक डिटरमिनेंट आप लोगों को मिलता है जहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या कि सर जो मेरा पहला वाला कॉलम है उसमें दो एलिमेंट्स का एडिशन लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स का एडिशन लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त? हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमें दो डिटरमिनेंट्स का एडिशन हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो डिटरमिनेंट्स का एडिशन में बेटा जो आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के कॉलम थे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के कॉलम क्या थे सर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वो यहां पे भी कॉपी कर देना है, 1 2 3 4 5 6 वो यहां पर भी कॉपी कर देना है ना? यहां पर भी कॉपी कर देंगे। जी सर कर दिए। अब क्या करना है? अब ये करना है कि आपके पास यहां पर पहले एलिमेंट्स क्या थे सर? एक्स वाई जेड। क्या थे दोस्त? पहले एलिमेंट्स थे एक्स वाई जेड। तो वो एक्स वाई जेड जो है वो आपको इस वाले डिटरमिनेंट में लिखना है और ए बी सी जो है वो आपको इस वाले डिटरमिनेंट में लिखना है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब क्योंकि यहां पर आपके पास तीनों में क्या थे दोस्त? प्लस थे, तीनों में प्लस थे इसलिए आप यहां पर प्लस लगा रहे हो, और अगर तीनों में माइनस होता तो आप माइनस लगाते। अब एक बच्चे को डाउट आता है कि सर अगर प्लस और माइनस दोनों दिख जाएं तो हम क्या करें? हम क्या करें बताता हूं अभी। देखो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो भाई अपने बच्चे तैयार रहने चाहिए हर कंडीशन के लिए। जैसे मान लीजिए इसी सवाल को हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि सर x माइनस ए लिखा है, y प्लस बी लिखा है, z माइनस सी लिखा है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6 लिखा है, ये डिटरमिनेंट है। तब आप एक काम करिए, आप स्मार्टनेस दिखाइए। आप स्मार्टनेस ये दिखाइए कि आप दोनों डिटरमिनेंट्स का एडिशन ही लिखिए जिसमें 1 2 3 4 5 6 एज इट इज रख दीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, वैसा रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेज में ये करना है कि आपके पास पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या थे सर? पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई जेड थे। तो एक्स वाई जेड तो एज इट इज लिख देना दोस्त, एक्स वाई जेड। अब क्योंकि बीच में आपने प्लस का साइन दे दिया है तो यहां पर सर x में क्या प्लस हो रहा है? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर x में हमारा माइनस का a प्लस में हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास माइनस a आना चाहिए, यहां पर b आना चाहिए और यहां पर माइनस के c आना चाहिए। बोलो समझ में आया? बात समझ में आ गई दोस्त? ये प्रॉपर्टी हम लोगों को अलग अलग सवालों में लगाने को मिलता है, तो हम सवालों के माध्यम से और इसे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है ना? चलिए ओके सर, आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है? ये वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि सर अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं जिसका ऑर्डर 2 से ज्यादा है, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको ऑब्टेन किया गया है किससे? ए मैट्रिक्स से, बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज या फिर कॉलम्स। किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में बदलाव करने की वजह से एक मैट्रिक्स बनाया गया है। तो अब जो हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट पहले वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से नेगेटिव होगा। नहीं समझ आया? देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं वहां पर गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सर सपोज कीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 ये एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस की 3 आती है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर R1 और R3 को एक्सचेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं दोस्त? मैं करता हूं R1 को इंटरचेंज कर देता हूं R3 से। इसका मतलब R3 जो होगा वो R1 की जगह ले लेगा और R1 जो है वो R3 की जगह ले लेगा। नाउ योर डिटरमिनेंट विल बी, आप कहेंगे सर 7 8 और 10 यहां आ जाएगा, 1 2 और 3 यहां आ जाएगा और 4 5 और 6 यहां आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा सर? -3। नहीं 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 नहीं, यही तो कैच है, यही तो आपको कैच पकड़ना है दोस्त। हमें बोला गया कि सर अगर आपने किसी मैट्रिक्स के दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है तो जो डिटरमिनेंट आपका पहले था
उसको माइनस कर दो सर, यानी मेरा आंसर अब +3 आएगा। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करके जरूर देखना भाई, इतना भी भरोसा नहीं करना है। मेरा मानना ये होता है कि मैथमेटिक्स मुश्किल सब्जेक्ट क्यों है। मैथमेटिक्स भाई मुश्किल सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये एक प्रेमिका की तरह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर तो ये एक प्रेमिका की तरह आपसे रूठ जाएगी, और एक बार अगर रूठ गई तो दोस्त मनाना तो आप समझ ही गए होंगे कितना मुश्किल होता है। तो जो बच्चा ध्यान नहीं देता है, समय पर इनको दोबारा से एक बार इनको प्रैक्टिस नहीं करता है, तो मैथमेटिक्स ऐसे ही नाराज हो जाती है और आपसे आपको रिकॉल नहीं होता है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको हमेशा उसके साथ एक बहुत वियर्ड सिचुएशन फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आपको खासकर मैथमेटिक्स में एक एक्स्ट्रा ध्यान आपको देना पड़ता है। तो जब तक आप इनको खुद के हाथों से सॉल्व कर करके नहीं निकालेंगे, मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि भाई मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है मेरे लाल, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। किसकी बाजी है? मेरी तो नहीं है सर, है ना? मेरी है क्या? जल्दी बताओ, मेरी है नहीं। आपकी टर्न है, अब आपको करना है, आपको एग्जाम में मार्क्स लाना है। मैं तो ले आया भाई, मैं ले आया, मेरी मेरी कहानी हो गई पुरानी। मैं अब नई कहानी आपके हाथों से लिखवाना चाहता हूं, है ना? तो सभी बच्चे तैयार हैं कि सर हाँ हम इनको करके जरूर देखेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात तो तभी आएगी जब अपने हाथ से निकलेगा। आपके हाथ से निकल गया तो सर ये तो आपके कॉन्फिडेंस की बात है, हमारे हाथ से निकले तभी तो मजा है। तो पूरा मजा लेना है भाई, पूरा मजा लेना है, पूरा एंजॉयमेंट लेना है। एंड इसी के साथ मैं सबसे पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे रख रहा हूं दोस्त। देखिए सवाल एक बहुत ही सीधा सा, बहुत ही साधारण सा सवाल है। आप चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को अप्लाई करना नहीं आता है तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि भाई दिक्कत कहां पर आती है बच्चों को। सबसे पहले तो वो इस प्रॉपर्टी को खोलना शुरू कर देता है, लेकिन आप बिना खोले भी आंसर लगा सकते हैं। कैसे सर, जरा सिखाएं, हम लोग सीखना चाहते हैं। जैसे आपको ये देखना है कि ये किस तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है। ये स्टार्टिंग स्टेज में आप लोगों को लगेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं पकड़ में आता है, आपको आ जाता है हमें नहीं आता है, ऐसी हजार शिकायतें होंगी। लेकिन बेटा कोई एक दिन में ही थोड़ी ना ओलंपिक का मेडल जीतने लायक बन जाता है। बोलो गलत बोल रहा हूं? अगर गलत बोल रहा हूं तो जरूर बेटा लिख कर बताना, और अगर सही बोल रहा हूं तो कुछ मत लिखना। मेरे को पता है कि मेरे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत सीरियसली डेडिकेशन के साथ वो मेरे साथ चलेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि सर बहुत स्लो है, बहुत टाइम लग रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन होगा, एक दिन जरूर होगा जब आप उस पर पीछे पड़ जाओगे बेटा। जब उस सब उन चीजों के पीछे पड़ जाओगे तो आपको वो दिन रात सुनाई देंगे, समझ में आएंगे, आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो अपने आप काम बन जाएगा। तो मेडल लाना है तो भाई मेहनत भी तो वैसी करनी पड़ेगी, है? बिस्तर में लेटे लेटे थोड़ी ना मेडल मिलता है, मिलता है क्या? मिलता होगा बेटा, किसी और पैरेलल यूनिवर्स में मिलता होगा। अभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज तो है नहीं जो हमको लेकर जाएंगे वहां तक। तो अभी हम लोग इसी यूनिवर्स में रहकर अपने साथ जो भी भाई करना है वो तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई बच्चे बहुत समझदार। इसी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो मुझे ये समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंडीशन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक बहुत ही सिंपल सा कंडीशन होता है। वो ये, क्या सर, कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वो सर होता है जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो सर, जीरो, जीरो नहीं, जीरो। तो जीरो के बराबर अगर होता है तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहां पर तैयार कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। प्रॉपर्टी को याद रखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर मैंने किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसे जाके किसी और रो या कॉलम में जोड़ दिया तो मेरा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। If any row or a column is multiplied by any constant k and then added to any other row or the column, then the value of determinant remains unchanged, है ना? ठीक है।
तो अब इसमें हम लोग ये कहेंगे कि सर हमारा जो सपोज कीजिए कि हमारा जो कॉलम नंबर 1 है उस कॉलम नंबर 1 में हम लोग जाके ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें सर? कॉलम नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके, कॉलम नंबर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें जाकर ऐड कर दीजिए। यानी कॉलम 1 को आपने ट्रांसफॉर्म किया। कैसे ट्रांसफॉर्म किया? कि उसमें आपने कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को जाके जोड़ दिया। तो ऐसा जोड़ने पर ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का फॉर्म कैसा बन जाएगा? आप कहेंगे सर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जोड़ देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर 1, इधर बेटा ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा और इधर 1 आ जाएगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पर 1 और यहां पर ओमेगा आ जाएगा। सर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अगर हम लोग डेल्टा बोल देते हैं तो अब इसका आंसर कैसे आएगा? आप कहोगे सर इस डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो एडिशन होता है वो 0 होता है, तो ये पूरा कॉलम 0 बन जाएगा। इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर 1, इधर 1 और इधर ओमेगा आ जाएगा। तो अब याद करो एक और प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सर इफ द एंटायर रो और एंटायर कॉलम सभी एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो सर डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा, है ना? डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा, और अगर 0 होगा तो सर हमारा आंसर 0 हो जाएगा, और टडा बोल के बेटा हम लोग ऑप्शन नंबर बी को आंसर मार्क कर देंगे। आया समझ में? दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ। पहला कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन वाला, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी की सर अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एंटायर एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 ही होगी। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बिल्कुल सर। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल। विदाउट एक्सपैंडिंग शो दिस। विदाउट एक्सपैंडिंग, भाई मना किया है एक्सपेंशन के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि हमें एंड में जाके एक्सपेंशन करना पड़ता है। विदाउट एक्सपेंशन हर सवाल विदाउट एक्सपेंशन नहीं होता है। कुछ सवालों में जाके हमारे पास जब कोई चॉइस नहीं बचती है, हम और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स नहीं अप्लाई कर पाते हैं, उन सिचुएशन में मुझे एक्सपेंशन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर विदाउट एक्सपेंशन लिखा है तो इसका मतलब आप एक्सपेंशन करेंगे ही नहीं। देयर इज आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन आपको पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करके देखना है कि क्या ये क्वेश्चन मोर देन प्रीवियस जो भी आपको दिया गया स्टेट उससे सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए सर, अगर मैं इसके अंदर मैंने ये कहा कि किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आगे रुकना है, यहां रुकना है। दो तरह की प्रॉपर्टी सेम लैंग्वेज से स्टार्ट होती है कि इफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट k। सेकंड वाली या थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि सर इसमें आप ये करें कि R1 को बेटा A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप R2 को बेटा B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और R3 को बेटा आप C से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि R1, R2 और R3 में A और B और C मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इससे एक और बात क्या होगी? इससे ये बात होगी कि सर डिटरमिनेंट की वैल्यू भी A, B और C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ी ना चेंज करनी है सर, हमें तो वही सेम डिटरमिनेंट रखना है। तो उस साइड सेम डिटरमिनेंट को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहां देखिएगा, हमने ये कहा कि सर ये जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई तो उस हिसाब से हमारा पहला वाला रो जो होगा वो बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं यहां तक। ओके, नेक्स्ट यहां पर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर आ जाएगा, इधर ए बी सी रहेगा, इधर हमारे पास ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी आ जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस, बी सी प्लस ए बी आ जाएगा। बी से मल्टीप्लाई किया R2 को, R3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ जाएगा, इधर हमारे पास ए बी सी आ जाएगा, इधर हमारे पास ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। जी सर, कोई परेशानी एकदम नहीं।
अब अगर आप ध्यान से देखें कि सर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एबीसी से भी मल्टीप्लाई हो गई होगी ना, तो वैल्यू को सेम रखने के लिए हम लोग ये कहेंगे सर अगर मैंने एबीसी से मल्टीप्लाई किया है तो एबीसी से सर डिवाइड भी कर दो, सो दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो रहे वो चेंज ना हो जाए। हैं जी? नहीं होगा सर, ऐसे अगर डिवाइड कर देंगे तो नहीं होगा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है। फोकस ये कि आप यहां देखिए सर, इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर एबीसी कॉमन आ रहा होगा, इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर आपको एबीसी कॉमन में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां से पहले वाले कॉलम में से एबीसी कॉमन लेते हैं, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम बोथ C1 एंड C2, कॉलम 1 और कॉलम 2 से दोनों में से आपको क्या लेना है, एबीसी कॉमन लेना है। तो ऐसा करते ही आप लोगों के पास यहां पर बच्चा क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास एबीसी, 2 बार कॉमन लिया तो एबीसी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर एबीसी हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट जो होगा उसका जो रूप होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। इसमें से एबीसी कॉमन ले लेंगे तो बेटा आपके पास बीसी बचेगा, इसमें से एबीसी कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एसी बचेगा, इसमें से एबीसी कॉमन ले लेंगे तो एबी बचेगा। इधर हमारे पास 1 बचेगा, इधर 1, इधर 1 बचेगा। इधर बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो ये हमारे पास AB प्लस AC बचेगा। जी सर, ठीक है। इधर BC प्लस AB बचेगा एंड इधर हमारे पास AC प्लस BC बचेगा। ठीक है जी, कोई परेशानी एकदम नहीं। हमने कहा सर इस वाले ABC से इस वाले एक ABC को काट सकते हैं, तो मैंने तो काट दिया, आप भी समझ जाओ क्या करना है जी। चलो आगे चलते हैं सर, आगे आगे बताओ आगे क्या होगा। आगे आगे कोई गाना वाना है क्या बॉलीवुड का? होना चाहिए, देखते हैं, बीच में आ गया तो नाच लेंगे, नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सर एबीसी हमारे पास बचा यहाँ पर एक। अब यहाँ पर देखिए मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि अगर मैंने क्या किया, मैंने कॉलम नंबर 3 को इस बार ट्रांसफॉर्म किया कुछ ऐसे कि कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 को जोड़ दिया जाए। क्या करें सर, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 को जोड़ दिया जाए, तो इससे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? आप कहेंगे कि सर यहां पर हमारे पास एबीसी तो पहले से था, इधर बीसी था, इधर एसी था और इधर एबी था, इधर 1 इधर 1 इधर 1 था। इधर अगर मैं जोड़ दूंगा तो बीसी जुड़ेगा तो बेटा ये बन जाएगा एबी प्लस बीसी प्लस सीए बन जाएगा। जी सर, इधर भी AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा, जोड़कर देखो दोस्त, इधर भी AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। ठीक है सर, कोनो परेशानी नहीं। अब आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो आप कहेंगे कि सर देखो ये ना कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, तो हम लोग फिर से लिख दें, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन ले लेते हैं सर। तो जैसे ही आप इसे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बनकर आएगा, आप कहेंगे सर हमारे पास ABC तो पहले से ही था, इसमें आपने AB BC और CA कॉमन ले लिया, तो जब आपने कॉमन ले लिया तो हमारे पास डिटरमिनेंट कैसा बन गया? सर इधर तो BC AC और AB लिखा हुआ है तो लिखा रहने देते हैं, BC AC और AB लिखा हुआ है, इधर 1 1 और 1 लिखा है तो इधर भी 1 1 और 1 लिखा है जी। कॉमन ले लिए ना, कॉमन ले लिए। सर 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 मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देखो बेटा, एक सलमान खान ये रहा जुड़वा मूवी का, ये रहा दूसरा सलमान खान जुड़वा मूवी का। तो सर जुड़वा मूवी के दोनों सलमान खान मिल गए तो इसका मतलब मूवी हो गई खत्म। तो मूवी खत्म हो गई तो सर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बेटा 0। क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, और अगर ये 0 है तो सर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? विदाउट एक्सपेंशन बेटा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से आंसर निकाला कि आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। है जी, बढ़िया। यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरो वगैरह बना देता हूं वरना कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सबसे पहले लगाई है ना, ये प्रॉपर्टी हम लोगों की यहां से बिलोंग कर रही है, इस वाले से यहां से बिलोंग कर रही है। फिर इसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने लगाई है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से हम लोग कौन सा डिटरमिनेंट हासिल कर रहे हैं सर? ये वाला। एंड देन ये वाली प्रॉपर्टी से ये वाला। थोड़ा एरो बना दिया सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। डन है?
कॉपी में इसी तरीके से नोट करना जैसे जैसे मैं नोट करवाते जा रहा हूं जिस सीक्वेंस में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो सर यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपको दो डिटर्मिनेंट्स दिए जा रहे हैं, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। तो इट्स बिट लेंदी क्वेश्चन, तो करते हैं भाई, करते हैं, करे बिना मानेंगे कहां, नहीं मानना है, कभी नहीं मानना है। अब हम लोग यहां पर ये करेंगे कि सर अगर आपको ट्रिपल वन सीक्वेंस, देखिए ये काफी फायदे की चीज रहती है, कई बार हम लोग ये कहते हैं कि सर ट्रिपल वन सीक्वेंस जो है ये हमें काफी फायदा देता है, लेकिन क्या मुझे इस क्वेश्चन को सच में एक्सपैंड करने की जरूरत है, या फिर मैं विदाउट एक्सपेंशन भी ये प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों डिटरमिनेंट्स इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं? करके बताएं, करके बताओ। चल, हमने कहा सर डिटर्मिनेंट 2 को पकड़ लो। डिटर्मिनेंट 2 को जब आप पकड़ोगे तो मेरे साथ साथ चलना है ना, खो मत जाना भाई, कहीं डोरेमोन देखते हुए कहीं गैजेट के चक्कर में बैठ गए और सब गड़बड़ हो गया है जी। सर आपको गैजेट के बारे में कैसे पता? ये सीक्रेट है बेटा, है ना, टॉप सीक्रेट है, कोई किसी को नहीं बताएगा कि मुझे गैजेट्स के बारे में कैसे पता। बढ़िया, ठीक है, चले ओके। तो अब बात आती है कि सर ये डेल्टा 2 डिटरमिनेंट को हमने पकड़ लिया, अब मेरा टारगेट ये है कि ये डेल्टा 1 डिटरमिनेंट जैसा दिखाई देने लगे, और जब वो वैसा दिखाई देने लगेगा इसका मतलब सर वो दोनों डिटरमिनेंट बराबर हैं, है? तो अब यहां पर देखिए कि मैं इस डिटरमिनेंट में कुछ ऑपरेशंस लगाऊंगा, और जिसमें सबसे पहले ऑपरेशन की अगर बात करें तो मैं ये कहूंगा कि सर इस वाले रो को x दे दो, इस वाले कॉलम को x दे दो, इस कॉलम को y दे दो, इस कॉलम को z दे दो। यानी बच्चा आप कॉलम नंबर 1 को कहते हो कि सर x टाइम्स ऑफ c1 कर दो, कॉलम नंबर 2 को कहते हो कि सर y टाइम्स ऑफ c2 कर दो, कॉलम नंबर 3 को कहते हो कि z टाइम्स ऑफ c3 कर दो, ऐसा कर दो, है ना। ये 3 स्टेप्स आप लोगों को लगा दो। तो इसके बाद डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? डेल्टा 2 की वैल्यू भी तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो चेंज ना हो इसलिए बेटा मैं 1 अपॉन में एक्स वाई जेड कर रहा हूं कि वैल्यू मल्टीप्लाई ना हो, कटकर वापस छोटी हो जाए। तो यहां पर x मल्टीप्लाई कर दिए तो बेटा ये बन जाएगा एक्स वाई जेड बन जाएगा, है ना। अच्छा, यहां पर अगर x मल्टीप्लाई किए तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ y मल्टीप्लाई किए तो ये y एक्स वाई जेड और y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ z मल्टीप्लाई किए तो ये z एक्स वाई जेड और z स्क्वायर बन जाएगा। जी सर, है ना। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि सेकंड रो में हमें एक्स वाई जेड कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इधर देखिए दोस्त, अगर आप लोग सेकंड वाले रो से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग लिख देते हैं टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R2। R2 में से हम लोगों ने क्या किया सर? एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो हमारा डेल्टा 2 कैसा दिखेगा सर? डेल्टा 2 हमारा ऐसा दिखेगा अब, है ना। डेल्टा 2 सर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए, एक एक्स वाई जेड डिवाइडेड में पड़ा हुआ था, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा z, इधर आ जाएगा 1 1 1, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर आ जाएगा। जी सर, कोई परेशानी यहां तक तो नहीं लग रही है? एकदम भी नहीं लग रही है। अब बच्चे आप लोग यहां पर देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर सर मैंने इस वाले को ऊपर ले गया है, जी सर ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर मैंने पहली बार में क्या किया, देखिए मैं पहली बार में आपको ये चीज कर रहा हूं कि मैंने R1 को बेटा क्या किया, मैंने R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, तो XYZ तो XYZ से कट गया होगा। तो ये ऑपरेशन लगाने से हमारे पास डेल्टा 2 की वैल्यू जो है वो बन जाती है नेगेटिव में, यानी माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी याद है ना सभी को कि सर अगर मैंने सिर्फ दो रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया तो हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है। तो आपका 1 1 1 यहां पहुंच जाएगा, एक्स वाई जेड यहां पहुंच जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां पहुंच जाएगा। लेकिन सर वैल्यू तो नेगेटिव में आ रही है। अब देखिए दोस्त, अब मैं यहां पर ये करूंगा कि मैं अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? हमने कहा कि सर इस बार ना आप R2 को क्या कर दो, R2 को इंटरचेंज कर दो R3 के साथ। इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर एक और माइनस का साइन आएगा,
एक और माइनस का साइन आएगा तो अब आपके पास जो डेल्टा टू होगा बेटा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर वन इधर वन इधर वन, इधर एक्स स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर इधर जेड स्क्वायर आ जाएगा और इधर एक्स वाई और जेड हमारे पास रहेंगे। तो सर ये देखो 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 बेटा देखो डेल्टा वन के बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे सर हेंस प्रूव्ड। लिखते हैं ना बेटा, ये क्या लिखते हैं सर, ये लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव कर दिया कि ये डेल्टा वन जो है ये डेल्टा टू के बराबर वैल्यू ही होल्ड करता है। एकदम बढ़िया, एकदम टनाटन, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसेस आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं, तो आपको ये लंबा नहीं लगता। अब मैं यहीं से आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, इनको कहते हैं डेराइव्ड प्रॉपर्टी। जब आप बहुत ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, आप उस पर रिसर्च कर लेते हैं, तब आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है चीजें। मैंने यहां पर 2 बार इंटरचेंज किया। प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि अगर आपने तीनों रोज या तीनों कॉलम्स की जगह को एक्सचेंज किया है, यानी कि आपने एक्स को बेटा कहां ले आए, दूसरे नंबर पे, आप ये 1 1 1 वाली रो को आप ऊपर ले आए, आप ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले को बीच में ले आए, तो आपने तीनों की जगह बदली ना। हाँ सर, तीनों की जगह बदली। और अगर आप तीनों की जगह बदलते हो तो आप कहोगे सर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। यानी मैं क्या कर सकता दो दोस्त, मैं ये कर सकता था कि मैं ये वाला पार्ट जो है इसे मैं इरेज कर देता, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टेप छोटा कर सकता हूं तो पॉसिबिलिटी है। मैं यहां पर ये कहता कि सर अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि जो हमारा ये वाला है ये आपको कहां चाहिए सर, ये अपने को चाहिए थर्ड रो में, थर्ड रो में चाहिए। तो हमने कहा सर R1 को एक्सचेंज कर दो, किससे, R3 से एक्सचेंज कर दो। जी सर। ये वाला रो आपको कहां चाहिए सर, ये चाहिए अपने को पहले रो की जगह पे, यानी आप कहोगे सर R2 को आपने एक्सचेंज कर दिया R1 के साथ। और सर ये वाला रो जो है ये कहां पर चाहिए, ये आपको चाहिए दूसरी जगह पर, यानी कि R3 को आप लोगों ने R2 से एक्सचेंज कर दिया। अगर आपने तीनों रोज पर सेम इंटरचेंज वाला ऑपरेशन लगाया, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में वी कैन से दैट कि सर डेल्टा टू जो है अकॉर्डिंग टू दिस अगर एक्सचेंज करते हैं, यानी रो वन को थर्ड पोजीशन में ले आइए, यानी एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, रो टू को फर्स्ट पोजीशन में ले आइए, यानी 1 1 1 इधर आ जाएगा, और रो थ्री को बेटा सेकंड पोजीशन में ले आइए, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये तीनों आ गए। तो सर अब देखेंगे तो हमें पता लगा कि सर ये डेल्टा वन के बराबर है, फिर से लिख देंगे सर हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, एकदम बढ़िया। जी सर, एकदम समझ में आ गया कि हम चाहें तो 2 बार इंटरचेंज करके भी बना सकते थे, हम चाहें तो सर जैसा जैसा हम लोगों को इंटरचेंज करने के लिए बोला है, अगर तीनों रोज या तीनों कॉलम्स अपनी जगह को बदल रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई साइन में बदलाव नहीं देखा जाएगा। है जी, चलें अगला सवाल। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इवैल्यूएट दिस। ये अच्छा सवाल है, आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो देखिए दोस्त, मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें पहला तरीका होगा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में ये कि सर हम लोग यहां पहले वाले रो में अगर आप देखें, सॉरी पहले कॉलम में देखें तो x, दूसरे कॉलम में y, तीसरे कॉलम में z, है ना। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि सर टेकिंग x, y, z कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 रेस्पेक्टिवली, यानी x जो है वो पहले कॉलम से, y जो है वो सेकंड कॉलम से, और z जो है वो थर्ड कॉलम से अगर अपन लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा सर, इससे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आपने x, y और z कॉमन ले लिया, तो पहले वाले कॉलम में क्या बचेगा सर, 1 बचेगा, x बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा, x बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, यहां बेटा 1 y और y स्क्वायर बचेगा। जी सर, यहां पे 1 z और z स्क्वायर बचेगा। जी सर, बिल्कुल बढ़िया। तो अब ये बात आई कि सर अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूं दोस्त, ये हिंट की सर ये हमारे पास
हमें एक्सपेंशन कब करना है, इस बात का हिंट हमें कब मिलेगा? हमें एक्सपेंशन कब करना है इस बात का हिंट हमें कब मिलेगा? जब आपको ये 111 सीक्वेंस मिल जाए। यानी किसी डिटरमिनेंट में अगर आपने 3 बार 111 बना लिया है तो इसका मतलब आप तैयार हो जाइए कि अगले स्टेप में, अगले से अगले स्टेप में आपको क्या करना है, उसे एक्सपैंड करना है। तो सर अगले स्टेप में नहीं कर सकते हैं क्या? अगले स्टेप में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बेटा वो कैलकुलेशन को लेंदी कर सकता है। हम लोग अगले से अगले स्टेप में इसलिए करते हैं क्योंकि सर फिर वो बहुत आसान हो जाता है? करके बताओ, करके बताएंगे दोस्त, करके बताएंगे, बॉब द बिल्डर करके बताएंगे, हैं जी। तो पहला काम आपको ये करना है कि सर आपको पहले वाले वन को एज इट इज रखना है और इनके बाजू में जितने भी वन है ना उनको बना देना है जीरो। कैसे बना दे सर? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। आप ये कहें कि सर अगर मैंने कॉलम नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 माइनस कर दिया और कॉलम नंबर 3 को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से यह होगा कि आपके पास जो डिटरमिनेंट है उसमें एक्स वाई जेड तो बाहर था ही, आपने कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं लेकर आए तो ये 1x और x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करना है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, y माइनस एक्स सर y माइनस एक्स हो जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है बेटा वो y माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो झूठ बोल रहा हूं? है नहीं झूठ बोल रहा हूं ना? सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स में खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप कहेंगे सर 1 माइनस, कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये सर ये z माइनस एक्स बन जाएगा, और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर कितना हो जाएगा? z माइनस एक्स मल्टीप्लाई z प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तक तो कोई बात ऐसी नहीं लगी जो बहुत मुश्किल हो। अब आप थोड़ा सा फोकस करें दोस्त, फोकस क्या करें? आप देखेंगे सर कॉलम नंबर 2 में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और कॉलम नंबर 3 में से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो ले लें, ले लो सर, ले लो, आप लेना चाहते हो आप ले लो कॉमन, बाकी हमें बताते रहो। हमने क्या किया? टेकिंग y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली समझे ना बेटा, क्रमशः। यानी पहले जो y माइनस एक्स है वो C2 से और z माइनस एक्स जो है वो C3 से कॉमन अगर ले लेते हैं, नाउ दिस डिटरमिनेंट विल बी लुकिंग लाइक, कैसे दिखेगा सर? ये एक्स वाई जेड तो पहले से था, आपने सर y माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया और आपने z माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो अब मेरा जो डिटरमिनेंट के बाहर का पॉलिनोमियल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट स्टेज में सर 1x और x स्क्वायर तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। जी सर, यहां से y माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो ये तो जीरो है सर, ये 1 बन जाएगा, और इधर से हमारे पास y प्लस एक्स बचेगा। सर ये जीरो है, इधर 1 बन जाएगा और इधर से हमारे पास z प्लस एक्स बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। यहां तक पहुंच गए? चलो अब एक फ्रेश पेज लेते हैं और उस पे बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। क्या आया था सर हमारे पास? हमारे पास आया था एक्स वाई जेड, हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया था, हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया था, तो यहां पर हमारे पास 1x और x स्क्वायर तो बचा था, इधर 0 इधर 1 और इधर y प्लस एक्स बचा था, इधर 0 इधर 1 और इधर z प्लस एक्स बचा था, ये बन गया। तो अगला सबूत क्या है? अगला सबूत यह है कि बेटा जब भी आपको ये 100 मिल जाए, क्या मिल जाए? 100 मिल जाए, तो ये हमारा कंफर्म्ड सबूत है कि अब मुझे एक्सपैंड करना है। विदाउट एक्सपेंशन हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबूत है क्या है सर? 100 अगर हमें दिख जाता है, हम बना लेते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके, तो अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, वी हैव टू अप्लाई द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट। तो सर एक्सपेंशन भी करेंगे तो कहां से करें? पहले वाले रो से करो ना यार, उसमें 2 जीरो आ रहे हैं। तो अब हमारा आंसर कैसा दिखेगा भाई? पहले मैं लिख देता हूं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर उसमें सबसे ज्यादा जीरोस हमें मिल रहे हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग R1। ठीक है जी सर, तो हमारा आंसर कैसे दिखेगा? सर हमारा आंसर दिखेगा एक्स वाई जेड तो पहले से था, एक्स वाई जेड
पहले से था, इसमें y माइनस एक्स हो गया और z माइनस एक्स हो गया। और अगर मैं इसे एक्सपेंशन करूंगा तो बेटा 1 के लिए इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाएगा, है जी, 1 के लिए इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स, और ब्रैकेट्स हो जाएंगे क्लोज, क्योंकि अगले वाले एलिमेंट्स तो सर जीरो हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना ना करना बात बराबर है, तो लिखकर अपना समय क्यों बर्बाद करना, नहीं करना है ना, नहीं करना है। तब आप कहेंगे सर प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाई जेड माइनस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई जाएगा। तो जब आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो ये आंसर आपको आंसर में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो क्या करें, तो ऑप्शंस को मैच करने से पहले आपको क्या करना है, इसको एक सही ऑर्डर में लिखना है। सही ऑर्डर में मतलब सर जब आप ए बी सी डी पढ़ते हो तो एक्स पहले आता है ना, वाई उसके बाद आता है, देन उसके बाद जेड आता है। तो हमने कहा सर वाई के बाद एक्स लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे सर y की जगह x और x की जगह y होता तो ये वैल्यू कैसी हो जाती सर, माइनस में एक्स वाई जेड हो जाता। जी सर हो तो जाता, क्योंकि आपने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। सर z के बाद तो x नहीं आता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स लूं x y z, तो z के बाद फिर क्या पढ़ोगे, x पढ़ोगे, यानी ये वाला ठीक लिखा हुआ है, ऑर्डर के हिसाब से z के बाद x आना चाहिए। लेकिन z के बाद y तो नहीं आता है, तो मैं इसे y माइनस जेड लिख दूं। मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूं कि सर ये y माइनस जेड के फॉर्मेट में लिखा हो, तो इसमें से एक माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपका आंसर जो होगा बेटा वो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, ऐसे आपको आंसर में मिलेगा। और आप देखेंगे कि सर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हाँ जी, हो गया जी, एकदम बढ़िया। तो प्रैक्टिस कर लेगा भाई, एकदम से नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इन क्वेश्चंस को बार बार लगातार बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये समझने के लेवल पे बहुत अच्छे सवाल हैं। और एक बार आपको प्रॉपर्टीज याद हो गई, आपको ये सवालों में कॉन्फिडेंस आ गया, तो प्रैक्टिस शीट लगाओ भाई। प्रैक्टिस शीट लगाने के बाद एनसीईआरटी को कूटना है, कूटना है एकदम एनसीईआरटी को। बढ़िया, चले अगला सवाल देखो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला सवाल हमसे क्या पूछता है, ये कहता है सर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे पास क्या होगा। सर यहां पर देखोगे कि आपके पास जो कॉलम नंबर 3 है वो दो एलिमेंट्स के डिफरेंस में लिखा गया है ना, दो एलिमेंट्स के डिफरेंस में लिखा गया है। तो इसका मतलब मैं इसे दो डिटरमिनेंट्स के डिफरेंस में लिख सकता हूं यूजिंग द प्रॉपर्टी। बिल्कुल, चलिए तो ऐसा अगर मैं करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा सर 1 1 1 ए बी सी, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहां आ जाएगा 1 1 1, इधर आ जाएगा ए बी एंड सी, इधर आ जाएगा बी सी ए सी और ए बी आ जाएगा। जी सर, और इन दोनों का बेटा डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सर बीच में तीनों में माइनस का साइन था, तो अब ये माइनस में ही रहेगा। बढ़िया, बात समझ में आई, ठीक है सर। अब सर अगर इसकी वैल्यू 0 करनी है तो इसका मतलब ये दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो इनमें से किसी एक डिटरमिनेंट को दूसरे जैसा दिखाने की कोशिश करो। कैसे सर, जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं लेट कर लेता हूं, यहां पर मैं लेट कर रहा हूं। सबसे पहला चीज क्या कि लेट डेल्टा 1 जो है वो हमारे पास 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, एंड डेल्टा 2 जो है वो मैंने लेट कर लिया कि सर 1 1 1 ए बी सी ए सी और ए बी लिखा है। जी सर, कौनो परेशानी एकदम नहीं है, ए लेट कर लिया डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, दो डिटरमिनेंट्स को अलग अलग वैल्यू दे ले। अब मैं कहूंगा कि भाई आप लोग अपना फोकस कहां पर लेकर आओ, आप अपना फोकस लेकर आओ डेल्टा 2 पर। सर डेल्टा 1 पर नहीं, आप डेल्टा 1 पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं डेल्टा 2 पर करवा रहा हूं। मैं डेल्टा 2 में ये करवा रहा हूं कि डेल्टा 2 डिटरमिनेंट हमारे पास कितना है सर, 1 1 1 ए बी सी ए सी नहीं बी सी ए सी एंड ए बी, ये हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा,
इसमें क्या करना है दोस्त, इसमें आपको ये करना है कि मल्टीप्लाई, या फिर इसमें आप चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए, आप ये करिए कि आपका जो R1 है उसको आप लोग कर दीजिए A मल्टीप्लाई R1, जो आपका R2 है उसको आप कर दीजिए B मल्टीप्लाई R2, और जो आपका R3 है, R3 को आप लोग कर दीजिए C मल्टीप्लाई R3 कर दीजिए। जी सर, ऐसा करने से क्या होगा सर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ABC से मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद रखना बेटा, ये बात याद रखना। तो डेल्टा 2 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 टाइम 1 अपॉन में ABC करना पड़ेगा, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है सर, तो यहां पर ये बन जाएगा बेटा, A बन जाएगा, दिस विल बी A स्क्वायर, दिस विल बी ABC। इसे B से करेंगे तो ये B बन जाएगा, ये B स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बी ABC। ये C बन जाएगा, ये C स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो ABC। अब आप कहेंगे सर ABC जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। जी, लिया जा सकता है। तो सर फिर से लिख दो सर, लिख दो। हम लोग अभी सीख रहे हैं तो अभी आप लिख दो, टेकिंग ABC कॉमन, टेकिंग ABC कॉमन, कॉमन फ्रॉम C3। सर C3 में से कॉमन ले लीजिए ABC। तो जैसे ही आप C3 में से ABC कॉमन लेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू आपको दिखाई देगी ABC अपॉन में ABC हो जाएगा, और यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको दिखाई देगा कि सर ये A है, ये B है, ये C है, ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, ये C स्क्वायर है, और ये 1 1 और 1 बन जाएगा। अब कमाल की चीज देखिए बेटा, आप डेल्टा 1 की तरफ ध्यान दीजिए और डेल्टा 2 के रिवाइज्ड वैल्यू की तरफ ध्यान दीजिए। रिवाइज्ड वैल्यू यानी जिसे हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद निकाला। इन दोनों डिटरमिनेंट्स में सर पोजीशन का फर्क है। पोजीशन का फर्क कैसे है, पोजीशन का फर्क अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि सर जो 1 वाला कॉलम है वो सबसे पहली पोजीशन पर आता है, ठीक है, और जो 2 वाला कॉलम है वो सर थर्ड पोजीशन पर आता है, और जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो सर सेकंड पोजीशन पर आता है। यानी तीनों कॉलम जो है वो अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं। तो कैसे कैसे बदल रहे हैं बेटा, जैसे जैसे बदल रहे हैं वैसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है सर, आपने बोला हम लिख देंगे, लीजिए। हम लोगों ने कहा सर कैसे कैसे बदलना है, आप कहेंगे कि सर हमने कॉलम नंबर 3 को इंटरचेंज कर दिया कॉलम नंबर 1 के साथ, कॉलम नंबर 1 को इंटरचेंज कर दिया कॉलम नंबर 2 के साथ, कॉलम नंबर 2 को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया कॉलम नंबर 3 के साथ। ये जैसे हमने किया तो सर अब क्या हुआ, आपने तीनों कॉलम्स को चेंज किया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू नहीं बदलेगी। जी सर, वैल्यू नहीं बदलेगी तो अब हमारे पास डेल्टा 2 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा सर, डेल्टा 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1, इधर 1, इधर A, इधर B, इधर C, इधर A स्क्वायर, इधर B स्क्वायर, और इधर C स्क्वायर आ जाएगा। जी सर, सर कमाल की बात ये है कि ये सर अब डेल्टा 1 के बराबर आ गया है। हाँ जी, डेल्टा 1 के बराबर आ गया। सर इतना करने के बाद हमें ये बात तो समझ में आ ही गई कि ये जो डिटरमिनेंट था, अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर हैं तो हमारा आंसर कितना था सर, हमारा आंसर था डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 था, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाया, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। तो मेहनत तो लगेगी, हर एक सवाल को मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आप लोग प्रैक्टिस करें। नहीं करेंगे तो बेटा डांस करना, क्या करेंगे फिर उसके बाद, क्या ही करेंगे, डांस करना। ठीक है, इनकी जरूरत क्या होती है बेटा, इनकी जरूरत बहुत है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जब हम लोग 3D वेक्टर्स वगैरह में जाएंगे तब हमें डिटरमिनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज देखने को मिलेगा, तो अभी से हम लोग इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, प्रूव दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। तो सर देखो इसमें प्रॉपर्टी वो सम वाली लगा दें क्या, अगर आप बोलो तो हम लगा देंगे, अब भी लगाएंगे, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। नहीं अभी लगाओ, बिल्कुल देर मत लगाओ। सर इसमें क्या करना है, इसमें ये जो डिटरमिनेंट हमें दिया गया है इसे मैं दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं, पहला डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, है ना। क्यों, क्योंकि सर इसका कॉलम नंबर 1 जो है वो दो एलिमेंट्स के सम में लिखा है। तो पहले वाले में सर यहां पर x 5x और 10x आ जाएगा, ठीक है सर। यहां पर हमारे पास x 4x और 8x आ जाएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हमारे पास x 2x और 3x आ जाएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हमारे पास y 4y और 8y आ जाएगा।
यहाँ पर x 4x और 8x आ जाएगा, यहाँ पर x 2x और 3x आ जाएगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं, यहां तक सभी को समझ में आता है? ठीक, ओके। अब आप देखेंगे कि सर इसमें ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप लोगों को इतना दिक्कत हो। आप देखेंगे सर इसमें से भी x कॉमन है, इसमें से भी x कॉमन है, इसमें से भी x कॉमन है, तो हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर? टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3, तीनों से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। सर तीनों से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तीनों से कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो आपने बेटा x पहले वाले रो से लिया, दूसरे रो से लिया, तीसरे रो से लिया, तो x का क्यूब बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 1 1 5 4 2 और 10 8 और 3 बन जाएगा। अरे रे रे रे, है ना, बन गया नहीं सर? बिल्कुल बन गया। इधर से क्या करें सर? इधर से बच्चा आप लोग देखोगे कि सर इधर से x कॉमन ले लो, इधर से x कॉमन ले लो, इधर से y कॉमन ले लो। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इसको लिखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। टेकिंग y कॉमन फ्रॉम C1 एंड टेकिंग x कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। ठीक है सर, C2 और C3 में से x कॉमन ले लेंगे, तब हमारे पास ये डिटरमिनेंट किस रूप में आ जाएगा सर? तब हमारे पास ये आ जाएगा, यहां से आपने y एक बार और x दो बार कॉमन लिया है तो y इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 4 8, यहां आ जाएगा 1 4 8, यहां आ जाएगा 1 2 एंड 3 आ जाएगा। ओके सर, कोई परेशानी नहीं, बात समझ में एकदम बढ़िया से आती है। अब आप नोट कर चुके होंगे, हालांकि मुझे इतना पता है कि आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि सर ये देखो दो दो सलमान खान, दो दो सलमान खान सर, दो दो सलमान खान। अगर ये दोनों सलमान खान एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं तो सर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगी। सर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बेटा? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए बेटा या तो आप यहीं से एक्सपेंशन कर दो या फिर आप क्या करो दोस्त, आप इसको 0 1 0 0 बनाकर भी कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए तो कहूंगा कि सर ये वाला आंसर जो होगा ना, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, हैं जी। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि सर डेल्टा जो है वो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हमारे पास 1 0 0, मैं पहले यहां पे ना वो लिख देता हूं, आइडेंटिटी वो लिख देता हूं, ऑपरेशन लिख देता हूं, सो दैट आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हमें क्या करना है सर? हमें कॉलम नंबर 2 को ऑपरेट करना है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, और कॉलम 3 को ऑपरेट करना है कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 से। ऐसा करने से क्या होगा सर? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहां पर आएंगे तो आप कहेंगे सर जो डेल्टा डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें हमारे पास x का क्यूब तो पहले से था और ये डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 0 0, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करना है। तो इधर हमारे पास 5 और 10 तो है ही जी सर। 4 में से 5 गया तो माइनस के 1, 2 में से 5 गया तो माइनस के 3, 8 में से 10 गया तो माइनस के 2 और 3 में से 10 गया तो माइनस के 7। जी सर, यहां पर सर प्लस में 0 आ गया क्योंकि इसका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? यहां पर y इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। जी सर, ओके। अब बच्चे आप लोग एक्सपेंशन कर दो, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करोगे तो दोस्त हमारे पास डेल्टा क्या आ जाएगा सर? डेल्टा एक्स क्यूब तो है ही, इसमें 1 के हिसाब से करेंगे तो ये वाला डिटरमिनेंट सॉल्व होगा सर। 7 1 जा 7 माइनस के 6, 7 माइनस के 6 कर देंगे तो बराबर ये प्लस 0 हो जाएगा। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सिर्फ एक्स क्यूब, यानी जो डिटरमिनेंट आपने शुरुआती दौर पर सॉल्व करना शुरू किया था उसका आंसर कितना आया सर? एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब है तो इसमें वाई नहीं है सर, वाई नहीं है तो प्रूफ कर दिया ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। तो अब यहां पर लिख दो, ब्लैंक लिख दो, क्या लिख दें सर? हेंस प्रूव्ड दैट, हेंस प्रूव्ड दैट डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। इसमें वाई है ही नहीं, है ना?
बात समझ में आ गई दोस्त? बढ़िया से समझ में आ गई। सर आंसर में सिर्फ एक्स क्यूब आया था, वाई नहीं आया था, तो इसीलिए सर हमें लिखना पड़ेगा कि जो डेल्टा है, जो डिटर्मिनेंट है, वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, उसमें वाई नहीं आने वाला है। ओके जी, बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम आप लोगों को इस क्वेश्चन में देना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप लगा सकते हैं कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 से माइनस करें। कैसे? कॉलम नंबर 2 को ऑपरेट करिए कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, और कॉलम नंबर 3 को ऑपरेट करें कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 1। ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से ये होगा कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा आप लोगों का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें यहां पर तो सर b प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा ही, यहां पर बी स्क्वायर रहेगा, यहां पर सी स्क्वायर रहेगा। यहां देखिए, यहां पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहां पर भी सर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर बेटा देखो c प्लस ए का होल स्क्वायर में से b का स्क्वायर माइनस होगा, और यहां पर b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। यहां पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से c का स्क्वायर माइनस होगा। अब आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन देखना है। क्या देखना है? देखना यह है कि सर क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है? मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखो। आपको मिल रहा होगा कॉमन, वो भी कॉलम नंबर 2 में और कॉलम नंबर 3 में। क्या कॉमन मिल रहा है सर? बताएं अभी, देखो जरा ध्यान से। हम लोग लिख देते हैं टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम बोथ, कॉमन फ्रॉम बोथ C1 C2 एंड C3। ठीक है सर, C2 एंड C3 में से दोनों में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा। मिल जाएगा भाई, कैसे मिल जाएगा? जरा आइडेंटिटी को ध्यान रखना कि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हो तो आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में फैक्टराइज हो जाता है। बस यही आइडेंटिटी को अगर आप अप्लाई करोगे यहां पर, इस आइडेंटिटी को, है ना, तो आपको कॉमन मिलेगा। लेकर बताएं? लेकर बताएंगे सर। अगर मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी दो कॉलम्स में से कॉमन ले रहा हूं तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त? यहां पर आ जाएगा सर ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, एकदम सेम, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा। सर इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास a माइनस बी माइनस सी बचेगा। क्या बचेगा? a माइनस बी माइनस सी बचेगा। इधर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो बच्चा इधर पर c प्लस a माइनस बी बचेगा, और इधर तो जीरो है ही सर। ठीक है सर, जीरो हमारे पास बचेगा इस वाले रो में। यहां पर देखेंगे तो आपके पास अगेन a माइनस बी माइनस सी बचेगा। इधर आपके पास कितना बचेगा? जीरो ही बचेगा, और इधर से आपके पास a प्लस बी माइनस सी, ये वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास बचेगा। जी ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आती है। मैं अब एक फ्रेश पेज ले लेता हूं और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। फ्रेश पेज में मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एंड देन उसके बाद यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग अभी यहां पर ही चला देते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग अभी यूज करते हैं इस पेज को। यहां पर सर अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? अब भी बेटा ट्रांसफॉर्मेशन करो कि आप जब b प्लस सी के होल स्क्वायर को खोलोगे ना तो आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा। तो अगर मैं इस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़कर इसमें से माइनस कर दूं तो सर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो एटलीस्ट कट जाएगा ना। तो हम लोगों को क्या लगाना है सर? हम लोगों को लगाना है कि जो R1 है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी R1 में से R2 और R3 दोनों को माइनस कर दो। तो सर इससे क्या बन जाएगा? इससे जो डिटर्मिनेंट होगा जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास चल रहा था, नाउ दिस डिटर्मिनेंट विल बी लुकिंग लाइक, इधर से बच्चा आप लोगों के पास ट्वाइस ऑफ bc बचेगा, इधर b स्क्वायर और इधर c स्क्वायर बचेगा ही। इधर बच्चे जब आप a माइनस बी माइनस सी में से ये दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो a और माइनस बी कट जाएंगे और माइनस के 2c बचेगा, और इधर ये वाले दोनों एज इट इज रहेंगे, दैट इज c प्लस a माइनस बी एज इट इज रहेगा, और यहां पर आपके पास जीरो एज इट इज रहेगा।
जब आप इसमें ये दोनों जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे तो a कट जाएगा और माइनस c कट जाएगा, तो माइनस के 2b आपके पास बचेगा, इधर 0 बचेगा और इधर a प्लस बी माइनस सी एज इट इज हमारे पास रहेगा। ठीक है सर, अब क्या करें? अभी और दिमाग लगाना है। वो दिमाग ये लगाना है कि हम लोग यहां पर ऑपरेट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि रो नंबर 2 को, सर रो नंबर 2 को रो 1 से माइनस करना है। कैसे करना है? लेकिन कुछ स्पेशल टेक्निक से माइनस करना है कि रो 1 और रो 2 माइनस होकर 0 बन जाए। कैसे सर? कैसे? आप एक काम करो, जब आप रो 1 को माइनस कर रहे हो रो 2 से, तो आप इसमें b अपॉन में 2c मल्टीप्लाई करके माइनस करो। b अपॉन में 2c मल्टीप्लाई करके माइनस करो। अच्छा, और रो 3 के लिए सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन रो 3 में से जब हम लोग माइनस करेंगे तो रो 1 को कैसे माइनस करें? सर इस बार हम लोग c अपॉन में 2b मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ऐसा करने से ये जो पार्ट होगा वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। करके बताऊं? जी लो जी, करके बताएंगे। करके बताएंगे तो सर यहां पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो चल ही रहा था। हाँ जी सर। यहां पर आप कहोगे कि सर पहले रो 2 वाला ऑपरेशन, एक एक पे ध्यान देना है। मैं तो भाई प्रैक्टिस हूं, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में अगर मैंने 2bc को 2c से डिवाइड किया तो सर b बचा। सर b बचा तो b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर बचा। यानी b स्क्वायर मुझे माइनस करना है रो 2 में से। रो 2 में से b स्क्वायर माइनस करोगे तो बेटा यहां पर 0 आ जाएगा। अरे हाँ सर, यहां 0 आ जाएगा। तो ये 2bc तो था ही, यहां पर माइनस के 2c था, यहां पर माइनस के 2b था। सर इधर तो 0 आ गया। जी सर। अब अगर मैं माइनस के 2c को 2c से डिवाइड करता हूं तो 1 बचेगा, माइनस के 1। माइनस के 1 माइनस के b से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर प्लस के b बन जाएगा। प्लस के b इधर जाके जोड़ दूंगा तो सर मेरे पास आ जाएगा c प्लस ए बचेगा। कितना? c प्लस ए। अच्छा सर, माइनस के 2b को अगर 2c से डिवाइड करूंगा तो माइनस के b अपॉन सी बचेगा, और माइनस के b अपॉन सी अगर मैं इसमें जाके जोड़ दूंगा तो हमारे पास प्लस के b अपॉन सी बचेगा। कितना? प्लस के b अपॉन सी। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बच जाता है। जी सर, अभी तक तो कोई परेशानी हम लोगों को नहीं फेस हो रही है जी, है ना? प्लस के क्या बन जाएगा बेटा? बी स्क्वायर अपॉन सी बन जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस, बी स्क्वायर अपॉन में सी बन जाएगा। मुझे लग ही रहा था कोई गड़बड़ है, बिल्कुल सही कर दिया है। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन सी बच जाएगा। नाउ थर्ड वाले रो पर जो ऑपरेशन लग रहा है उसे आराम से लगाइए। सर 2bc को अगर मैं 2b से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास c बचेगा। c को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। उसे माइनस करूंगा तो सर इधर 0 आ जाएगा। अरे हाँ यार, 0 आ गया। आ गया, आगे चलते हैं। सर माइनस के 2c को 2b से डिवाइड करेंगे तो माइनस के c अपॉन में b आएगा। उसे माइनस के c से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर c स्क्वायर अपॉन में b आएगा, जिसको 0 में जाके जोड़ दूंगा तो सर ये c स्क्वायर अपॉन में b बन जाएगा। जी सर, कोई परेशानी? एकदम नहीं सर, है ना? माइनस के 2b को 2b से डिवाइड करोगे तो माइनस के 1 बचेगा, और माइनस के 1 को माइनस के c से करोगे तो प्लस के c होगा, जो इधर आके जोड़ दोगे तो बच्चा आपके पास a प्लस बी बचेगा। जी सर, एकदम सही सर, है ना? ये आ गया। अब सर देखो, इधर आपको 2 जीरो मिल गए हैं, मेरा काम हो गया। सर 1 0 0 नहीं है तो क्या हुआ? मेरा काम हो जाएगा। मैं एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर दूंगा। आप क्वेश्चन में क्या करूंगा? एक्सपैंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास पहला टर्म कौन सा है? सर पहला टर्म हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले से मौजूद था। अब जो मुझे एक्सपेंशन करना है वो इस वाले डिटरमिनेंट का ही तो करना है ना? तो यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई में 2bc तो है ही, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। सर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ac bc a स्क्वायर प्लस ab, ac bc ए स्क्वायर प्लस ए बी। जी सर, ये आने वाला है। और सर रिवर्स में माइनस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में बी सी, यानी कि सर माइनस के बी सी। हाँ सर, माइनस के बी सी। लीजिए बच्चा, आपके पास माइनस के बी सी आ जाएगा। ठीक है सर। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस के बी सी और ये प्लस के बी सी कैंसल आउट भी हो सकते हैं। कर दीजिए।
बचे हुए टर्म्स में से सर एक ए भी तो कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप ए कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। जो ए प्लस बी प्लस सी इसमें मल्टीप्लाई होकर आपको फाइनल आंसर क्या देगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि पहले पावर 2 थी, अब एक और ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर विल बी क्यूब्ड, है ना। तो क्यूब्ड हो जाएगा। तो सर यहां पर आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहां पर सर आंसर हमारे पास नन ऑफ दीज आ रहा है, क्योंकि सब में स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो तो ये हम लोग क्यूब कर देते हैं कि सर ये भी पावर 3 है, ये भी पावर 3 है और ये भी पावर 3 है। अगर ये तीनों पावर 3 में ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है, तो अगर ये तीनों पावर क्यूब है तो अब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा सर, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर्ड हो जाएगा, है ना। बढ़िया, थोड़ा मुश्किल सवाल में लेकर आया था सो दैट आप लोग कॉन्फिडेंस लें कि सर ये क्वेश्चंस भी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, बट दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिक्वायर टू मच प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस से बच रहे हैं तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे बचता फिरेगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करें बेटा। जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उतने ही आराम से आप लोग स्टार्टिंग स्टेज में प्रैक्टिस करें, आपको ये आंसर्स आ जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए बी सी सर सबके सब पॉजिटिव हैं एंड आर पीएथ क्यूअथ एंड आरथ टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, देन दिस इज ओके। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे ये कहूंगा कि सर ए बी सी जो है वो पी क्यू आरथ टर्म है, यानी किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पीएथ टर्म ए है, क्यूअथ टर्म जो है वो सर बी है और आरथ टर्म जो है वो सर हमारे पास सी है। जी सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर p माइनस 1 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। और ये जो होगा इसे मैं फिर से लिखता हूं, मेरे को थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कि pth टर्म हमारे पास a है, qth टर्म हमारे पास b है और rth टर्म जो है वो हमारे पास c है। यानी फर्स्ट टर्म कॉमन, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर हम लोग कैपिटल A और कॉमन रेशियो जो है वो कैपिटल R ले लेते हैं तो pth टर्म विल बी रिटन एज a मल्टीप्लाई r की पावर p माइनस 1 बराबर a हो जाएगा। जी सर, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई r की पावर q माइनस 1 बराबर b हो जाएगा। जी सर, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई r की पावर r माइनस 1 बराबर c हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। तो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा सर, वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, आप कहेंगे सर यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप यहां से देखिएगा दोस्त, कि सर हमारे पास ये log a जो है वो log a ऐसे लिखा जा सकता है क्या, log a मल्टीप्लाई r की पावर p माइनस 1। log b को हम लोग लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाई r की पावर q माइनस 1। इसे लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाई r की पावर r माइनस 1, यहां पर p लिखा है, q लिखा है, r लिखा है, इधर 1 इधर 1 इधर 1 लिखा है। अब लॉगरिदम की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं ना दोस्त, कौन सी प्रॉपर्टी सर, कि लॉगरिदम में दो प्रॉपर्टीज हैं। लॉगरिदम में अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यू कैन राइट लाइक दिस कि ये log a है प्लस log b का सम हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर लॉगरिदम में a की पावर में b लिखा हुआ है तो b आपके लॉगरिदम से बाहर आ जाएगा और b log a बन जाएगा। मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल यहां पर करूंगा। तो सर पहले मल्टीप्लाई है फिर पावर है, पहले मल्टीप्लाई है फिर पावर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, आप इसे लिख सकते हैं कि सर ये log a प्लस p माइनस 1 टाइम्स ऑफ log r बन जाएगा। ठीक है, ये log a प्लस q माइनस 1 टाइम्स ऑफ log r हो जाएगा। जी सर, ये log a प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ log r हो जाएगा। जी सर, यहां पर p दिया है, q दिया है, r दिया है, यहां पर 1 1 और 1 दिया है। सर अब हमें एक प्रॉपर्टी लगते नजर आ रही है, कौन सी,
कि सर इसके अंदर जो पहला कॉलम है वो दो एलिमेंट्स के सम में लिखा गया है, तो क्या हम इसे दो डिटरमिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं? जैसा मैंने बताया हाँ, तो लिख देते हैं। तो जैसे ही मैं लिखूंगा बेटा, जैसे ही मैं लिखूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर एक डिटरमिनेंट बनेगा जिसमें लॉग ए और log a आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा डिटरमिनेंट कुछ ऐसे बनेगा दोस्त, कैसे बनेगा, जिसमें हमारे पास p माइनस वन टाइम्स ऑफ log r, q माइनस वन टाइम्स ऑफ log r और r माइनस वन टाइम्स ऑफ log r आप लोगों के पास आएगा, जिसमें p इधर है, q इधर है, r इधर है, 1 1 1 इधर है, इधर p है, इधर q है, इधर r है, इधर 1 1 1 है, हैं जी? जी सर, बात समझ में आती है। इतना काम, इतना मेहनत, लेकिन चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप यहां पर देखेंगे, नोट करें बेटा, यहां पर पहले वाले डिटरमिनेंट में आप ये कहेंगे कि सर C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि सर इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज log a। तो सर अगर ये मेरा प्रोपोर्शनल है, अगर ये वाला डिटरमिनेंट में C1 और C3 प्रोपोर्शनल है, log a इनका कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। जी सर, 0 आ गई। अच्छा, इस वाले डिटरमिनेंट में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक एप्लीकेशन करें। क्या एप्लीकेशन करें कि C2 जो है बेटा, C2 को ऑपरेट कर दें C2 माइनस C1। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? ऐसा करने से हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट होगा, सर पहले वाला तो 0 आ गया, पहले वाला 0 आ गया। अगले वाला जो होगा सर, अगर मैंने r log r कॉमन ले लिया, अगर मैंने log r कॉमन ले लिया, तो यहां पर p माइनस वन, q माइनस वन और r माइनस वन बचेगा, ठीक है। सर C2 में से C1 माइनस करेंगे तो p माइनस वन, q माइनस वन, r माइनस वन यहां पर भी बचेगा, जी सर। और यहां पर 1 1 1 तो बचा ही हुआ है सर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि सर देखो देखो देखो, आपके पास दो दो सलमान खान मिल गए और वो भी बिल्कुल जुड़वा। जैसे ही मिल गए तो हमें पता चला सर इनका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। जब इनका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा तो भाई हमारा अगला आंसर क्या है सर? मेरा अगला आंसर इधर से भी 0 है, इधर से भी 0 है, तो मेरा फाइनल आंसर बच्चा 0 हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंप्लीट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो देखो भाई, ऐसा है, क्वेश्चंस मुश्किल हैं, मैं कहां कह रहा हूं कि आसान है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सवालों का वेटेज अच्छा है। मैंने ये चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का गेम होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना होता है। आपको जो करना है वो ये कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत फोकस रहकर करना है। आपको आइडेंटिटीज का यूज हो सकता है, ये जो ऑपरेशंस मैं बता रहा हूं इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए, जिससे आपको प्रॉपर्टीज का एक आइडिया लग गया, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स की प्रॉपर्टी कैसे देखनी है, कब हमें एक्सपैंड करना है, ये सारी चीजें जान लेने के बाद आप लोग करेंगे इन्हीं सवालों को तब तक प्रैक्टिस जब तक आपके दिमाग में, जहन में ना उतर जाएं ये सारी प्रॉपर्टीज। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस शीट। यस, तो प्रैक्टिस शीट में भी आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है, और फिर हम बोर्ड्स में चक दे फट्टे गाना गाएंगे, एकदम बढ़िया। तो इसी के साथ बेटा यहां पर हम लोग कर देते हैं सेशन की समाप्ति, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट से जो भी चीजें सीखनी थी, जाननी थी, वो हम लोगों ने जान लिए हैं। तो बस इसी के साथ सेशन होता है यहां पर खत्म। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।